India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले को ठहराया सही। कहा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। सितंबर 2024 से पहले सरकार कराए विधानसभा चुनाव। राज्यसभा की प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश होने की संजय सिंह को मिली राउस एवेन्यू कोर्ट से सशर्त इजाजत। प्रिविलेज कमेटी के सामने 4 मामलों में से एक में देना है जवाब। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने लोकसभा सदस्यता रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। जवाब के लिए पैसे मामले में एथिक्स कमेटी की सिफारिश के बाद महुआ की संसद सदस्यता शुक्रवार को रद्द हुई थी। ज्ञानवापी मामले में आज भी दाखिल नहीं की एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट। एएसआई ने एक हफ्ते में मांगा समय। 18 दिसंबर को रिपोर्ट दाखिल करने का मिला निर्देश। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने की प्रक्रिया को सही ठहराया। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान सभा की सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्य नहीं थी। अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त होने की अधिसूचना जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है। न्यायालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की वैधता पर फैसला नहीं सुनाया, जिसने राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। बता दें आपको कि कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग सितंबर 2024 से पहले राज्य में चुनाव कराए। 5 जजों की संवैधानिक पीठ 3 फैसले उसने दिए। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले पर फैसला सुनाया है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर यह फैसला आया है। अनुच्छेद 370 से तत्कालीन राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। अदालत ने सरकार के अनुच्छेद 370 रद्द करने के फैसले को सही ठहराया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवाई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 को हटाने की सरकार के फैसले को इस आधार पर बरकरार रखा कि ये एक अस्थायी प्रावधान था। कुल मिलाकर 3 फैसले थे। इनमें से एक को सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपनी जस्टिस गवाई और जस्टिस सूर्यकांत की ओर से लिखा था। न्यायमूर्ति कौल और न्यायमूर्ति खन्ना ने अलग अलग सहमति वाले फैसले लिखे। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 370 केवल एक अस्थायी प्रावधान था जो जम्मू कश्मीर में युद्धकालीन स्थितियों के कारण लागू किया गया था। संविधान सभा, जिसे अनुच्छेद 370 को हटाने की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया था, का अस्तित्व समाप्त हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अनुच्छेद 370 स्थायी रूप से जारी रहेगा। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का आदेश जारी करने का अधिकार था। अदालत ने 5 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा जारी संवैधानिक आदेश 272 या सीओ 272 के उस हिस्से को रद्द कर दिया जिसके द्वारा राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 367 में संशोधन किया था। संविधान के अनुच्छेद 367 में संविधान की व्याख्या के संबंध में कुछ सामान्य नियम शामिल हैं। सीओ 272 के माध्यम से अनुच्छेद 367 में संशोधन किया गया था और एक नया खंड जोड़ा गया था।
जिसके द्वारा अनुच्छेद 370(3) में संविधान सभा के संदर्भ को विधानसभा लिखा गया। अनुच्छेद 370(3) संवैधानिक एकीकरण के लिए लाया गया था, न कि संवैधानिक विघटन के लिए। ये मानना कि संविधान सभा भंग होने के बाद 370(3) का उपयोग नहीं किया जा सकता, स्वीकार नहीं किया जा सकता। राज्य की संविधान सभा निरस्त करने की सिफारिश किए बिना ही भंग हो गई थी। अनुच्छेद 370 समय की कसौटी पर खरा उतरा था, क्योंकि संविधान सभा के बिना इस अनुच्छेद को निरस्त करने में राष्ट्रपति वस्तुतः शक्तिहीन थे। इसका मतलब ये होगा कि अनुच्छेद 370 हमेशा के लिए संविधान में बना रहता है। अदालत ने कहा कि जबकि सीओ 272 को संवैधानिक संशोधन के लिए जारी नहीं किया जा सकता था, सीओ 273 को सीओ 272 के बिना भी राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जा सकता है। अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी घोषणा एकीकरण की प्रक्रिया की परिणति है और इस तरह शक्ति का एक वैध अभ्यास है। इस प्रकार सीओ 273 वैध है। मुख्य फैसले में अदालत ने कहा कि 1949 में भारत में शामिल होने के बाद जम्मू और कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। न्यायालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की वैधता पर फैसला नहीं सुनाया, जिसने राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल की इस दलील पर गौर किया कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। इसीलिए उसने चुनाव आयोग को सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा, हम निर्देश देते हैं कि ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा में चुनाव हो और राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। इस कदम को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत के समक्ष 20 से अधिक याचिकाएं दायर की गई थी। अदालत ने 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखने से पहले 16 दिनों तक मामले की सुनवाई की। ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि फैसला पढ़ते समय सीजीआई ने क्या कहा, किन मसलों को उठाया। Thus, Parliament's exercise of power under the first proviso to Article 3 under the proclamation was valid and not mala fide. M. The Solicitor General stated that the statehood of Jammu and Kashmir will be restored, except for the carving out of the Union Territory of Ladakh. In view of the statement, we do not find it necessary to determine whether the reorganization of the state of Jammu and Kashmir into 2 Union Territories of Ladakh and Jammu and Kashmir is permissible under Article 3. However, we uphold the validity of the decision to carve out the Union Territory of Ladakh in view of Article 3A, read with Explanation 1, which permits forming a Union Territory by separation of a territory from any state. And we direct that steps shall be taken by the Election Commission of India to conduct elections to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, constituted under Section 14 of the Reorganization Act by 30 September 2024. Restoration of statehood shall take place at the earliest and as soon as possible. और चलिए अब सुनाते हैं कि आखिर बेंच के जो जज थे उन्होंने क्या कुछ कहा। I have agreed with what Justice Chandrachud has said, Chief Justice has said with regard to Article 356 of the Constitution of India. I have also made reference to Rameshwar Prasad and others versus Union of India and others, with which I respectfully agree. I also agree with the conclusions recorded by Dr. E.Y. Chandrachud taking record of the statement made on behalf of the Union of India for restoration of the statehood of Union Territory of Jammu and Kashmir while upholding creation of Union Territory of Ladakh. Then I have agreed with Justice Kaul with regard to interpretation on Article 370, Clause 3. That I've taken note of the various factors such as Article 370's historical context in the text and subsequent practice to conclude that Article 370 was intended to be a temporary provision. As a corollary, there was a mechanism to bring the whole arrangement to an end. The effect of the power under Article 373, once exercised, would be that the article shall cease to be operative. In other words, the mechanism was meant to de-recognize the state's internal sovereignty. Thus, the exercise of power under Article 373 meant that for purposes of the Constitution of India, only the Constitution of India would apply to the Jammu and Kashmir and not any other constitution, that is the Constitution of Jammu and Kashmir. केंद्र के अनुच्छेद 370 के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए सुनवाते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन आपको अपने फेडरलिज्म में एक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आपका 370-35 से फ्लैग वो मिल सकता। उसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये भारत का अंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जहां तक इंटीग्रिटी, यूनिटी की बात की है, हम उस पर सारे लोग सहमत हैं अदरवाइज भी, लेकिन हम चाहते हैं कि संविधान के दायरे पे हमें अपना अधिकार मिले। इट वुड बी रिमेंबर्ड फॉर पोस्टेरिटी कि आज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, आप उम्मीद नहीं करेंगे कि 1,20,00,000 लोग जो है अभी आज से और उम्मीद से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर का जो हिस्टोरिक स्टेट था, जब महाराजा हरि सिंह ने इलाक किया तो वो खाली 3 प्रोविजंस पे किया, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन पे। में उम्मीद है कि नाउमीदी नहीं होगी, क्योंकि 370 लोगों की मांग थी, 1,30,00,000 अवाम की, 370-35 से रियासत का दर्जा। तो अब इसमें आगे अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है उसको तो सुनने दीजिए। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने स्पष्ट कोर्ट को कहा कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड सरकार देना चाहती है और वहां हम चुनाव करवाएंगे। उसी के कंटेक्स्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिया है कि 30 सितंबर 2024 तक वहां सरकार का गठन हो जाना चाहिए और उसको स्टेटहुड मिल जाना चाहिए। दिल्ली की नई शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद संजय सिंह ने राज्यसभा की प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश होने की इजाजत मांगी। कोर्ट ने संसद की समिति के पास व्यक्तिगत तौर पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए संसद भवन परिसर जाने की सशर्त इजाजत दी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस दौरान वह मीडिया या पार्टी कार्यकर्ताओं से कोई बात नहीं करेंगे। वह मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी इस दौरान नहीं करेंगे। मामले पर सुनवाई के दौरान संजय सिंह की ओर से कोर्ट में कहा गया कि कई बार उन्हें कमेटी द्वारा बुलाया गया है, लेकिन जा नहीं पाए क्योंकि कमेटी के सामने 5 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन 4 अक्टूबर को ही गिरफ्तारी हो गई थी। अभी सील कवर में लेटर आया था, लिखित जवाब जाकर देना है, उसका कंटेंट डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। कोई भी समय कोर्ट तय कर दे कि उसी दिन जाकर अपना जवाब दाखिल कर दूंगा। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि अगर मैं 1 दिन की अनुमति दे भी दूं और वहां पर चेयरमैन मौजूद नहीं रहे तो आपका बयान रिकॉर्ड नहीं हो सकेगा, इसीलिए ये उचित होगा कि आप अपना जवाब दाखिल कर दीजिए, उसको रिकॉर्ड पर ले लिया जाएगा। संजय सिंह की ओर से कहा गया है कि अभी सील कवर में एक लेटर आया था जिसके मुताबिक लिखित जवाब वहां जाकर देना है, उसका कंटेंट डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। कोर्ट कोई भी समय कोर्ट तय कर दे कि उसी दिन जाकर अपना जवाब दाखिल किया जा सके। राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को कमेटी के सामने पेश होने की इजाजत देते हुए उनकी न्यायिक हिरासत 21 दिसंबर तक बढ़ा दी है। दरअसल संजय सिंह की ओर से दाखिल की गई अर्जी में कहा गया था कि राज्यसभा की प्रिविलेज कमेटी के सामने 4 मामले चल रहे हैं, जिसमें से एक मामले में कमेटी के सामने जवाब दाखिल करना है। अर्जी के जरिए ये भी बताया गया है कि राज्यसभा सचिवालय द्वारा जेल अथॉरिटी को भी मामले में एक पत्र भेजा गया था, ऐसे में उन्हें अपना जवाब दाखिल करने की इजाजत दी जाए। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने लोकसभा सदस्यता रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जवाब के लिए पैसे मामले में एथिक्स कमेटी की सिफारिश के बाद महुआ की संसद सदस्यता शुक्रवार को रद्द कर दी गई थी। दरअसल महुआ पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप लगे थे। साथ ही महुआ पर अपने दोस्त हीरा नंदानी को संसद की लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर करने का भी आरोप लगा था। एथिक्स कमेटी ने इन आरोपों को सही बताया था और संसद में पेश की गई इस रिपोर्ट में महुआ के खिलाफ आरोपों को गंभीर बताया था और कार्रवाई की मांग की गई थी। साथ ही संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की गई थी। इस रिपोर्ट पर चर्चा के बाद ये ध्वनि मत से पारित हो गई थी। स्पीकर ओम बिरला ने कहा था कि सदन समिति के निष्कर्ष को स्वीकार करता है कि सांसद महुआ मोइत्रा का आचरण एक सांसद के रूप में अनैतिक और अशोभनीय था, इसीलिए उनका सांसद बने रहना उचित नहीं है। इस पूरे मामले की शुरुआत बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के आरोपों से हुई। निशिकांत दुबे ने पिछले दिनों टीएमसी की महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए रियल एस्टेट कारोबारी हीरा नंदानी से रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। निशिकांत दुबे ने यह आरोप महुआ के पूर्व दोस्त जय अनंत देहाद्री की शिकायत के आधार पर लगाए थे और निशिकांत की शिकायत पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कमेटी का गठन किया। बताया भी जा रहा है कि निशिकांत दुबे ने बिरला को लिखे लेटर में गंभीर विशेषाधिकार के उल्लंघन और सदन की अवमानना का मामला बताया था। कमेटी ने महुआ मोइत्रा, निशिकांत दुबे समेत कई लोगों के बयान दर्ज किए थे। विनोद कुमार सोनकर की
अध्यक्षता वाली समिति ने 9 नवंबर को एक बैठक में कैश फॉर क्वेरी के आरोप पर महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। कमेटी के 6 सदस्यों ने रिपोर्ट के पक्ष में मतदान किया था और ऐसे में कांग्रेस सांसद परनीत कौर भी शामिल इसमें थी। बता दें आपको कि जिन्हें पहले पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से सोमवार को भी जिला जज की अदालत में एक बार फिर नहीं दाखिल की जा सकी। एएसआई ने कोर्ट से सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा और हिंदू पक्ष अधिवक्ता है विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एएसआई को 1 हफ्ते का वक्त दिया है। अब 18 दिसंबर को एएसआई को सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने एएसआई ने अपने अधिकारी की तबीयत खराब होने का हवाला दिया था और सर्वे दाखिल करने के लिए चौथी बार ये समय बढ़ाया गया। इससे पहले वाराणसी कोर्ट ने 30 नवंबर को एएसआई को ज्ञानवापी सर्वे पूरा करने और रिपोर्ट जमा करने के लिए 10 दिन का समय दिया था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एएसआई को फटकार लगाई थी क्योंकि इससे पहले भी एएसआई 3 बार समय बढ़ाने की मांग कर चुका था। ज्ञानवापी सर्वे 4 अगस्त को शुरू किया गया था, लेकिन ये सर्वे मस्जिद के वजूखाना क्षेत्र में नहीं होगा और इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सील कर दिया गया। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद और विशेश्वर मंदिर विवाद मामले में सुनवाई करते हुए अपना पक्ष सुरक्षित रख लिया था। जज रोहित रंजन अग्रवाल ने इस विवाद के मामले को सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रखा। इस मामले को लेकर वाराणसी की अंजुमन इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने साल 1991 में वाराणसी की अदालत में दायर मूल वाद की पोषणीयता को चुनौती दी थी। केंद्र सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने सरोगेट गुटखा विज्ञापन पर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ के समक्ष ये दलील एक जनहित याचिका में उच्च न्यायालय के सितंबर 2022 के आदेश का अनुपालन न करने पर दायर अवमानना याचिका के जवाब में दी गई थी, जिसमें केंद्र सरकार के अधिकारियों को कुछ लोगों की भागीदारी के संबंध में उठाई गई शिकायत पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया था। ये नोटिस पान मसाला कंपनियों के विज्ञापन करने के मामले में दिया गया। याचिकाकर्ता ने इन पर भ्रामक विज्ञापन का आरोप लगाते हुए जिन अभिनेताओं को पद्म पुरस्कार को जब्त करने और जुर्माना लगाने की मांग की। याचिकाकर्ता का कहना है कि अभिनेता पान मसाला कंपनियों को विज्ञापन करते हैं जो कि तंबाकू उत्पाद हैं और प्रतिबंधित हैं। ऐसे में गुमराह करने वाले विज्ञापन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, सैफ अली खान ये लोग गुमराह करने वाले विज्ञापन करते हैं। गुटखा को प्रतिबंधित तंबाकू कहा जाता है और उसका प्रचार करना गैर कानूनी है। ये सभी इसका प्रचार कर रहे थे। इसको लेकर मैंने एक जनहित याचिका 22 सितंबर 2022 को हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल की थी। न्यायालय ने निर्देश दिया कि अगली तारीख पर भारत संघ के कानूनी प्रतिनिधि और याचिकाकर्ता अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किसी भी कार्रवाई की वर्तमान स्थिति पर अदालत को अपडेट करेंगे। अदालत ने उन्हें शीर्ष अदालत द्वारा पहले से जारी आदेशों के अनुपालन में भी कहीं किसी कार्रवाई के बारे में जानकारी प्रदान करने का आदेश दिया था, क्योंकि इन आदेशों पर याचिकाकर्ता की जनहित याचिका के संबंध में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा विचार विमर्श किया गया। और आइए अब इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से जानते हैं कि भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ उपभोक्ता कैसे कार्रवाई कर सकता है। Recently, Central Consumer Protection Authority ने लीगल नोटिसेस इशू किए हैं टू द प्रोमिनेंट बॉलीवुड एक्टर्स एंड द पद्म अवार्डीज शाहरुख खान, अक्षय कुमार एंड अजय देवगन regarding their participation in a misleading गुटखा advertisement. लीगल नोटिसेस पान मसाला कंपनीज को भी इशू किए गए हैं, जैसे विमल पान मसाला, कमला पसंद एंड पान बहार फॉर सरोगेट एडवर्टाइजिंग। इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा एज पर द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 21 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। पर ये सेक्शन 21 है क्या? सेक्शन 21 डिफाइन करता है सेंट्रल अथॉरिटी की पावर को
to issue directions and penalties against false or misleading advertisements, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरर या इंडोर्सर को 2 साल तक की जेल हो सकती है या उन पर 10 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। हम सब पूरे दिन बहुत सारे एड्स देखते हैं एंड उसमें से कुछ फेक और मिसलीडिंग भी होते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है as to what can you as a consumer do against such misleading advertisements? आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं थ्रू द वेब पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और अगर ये सेक्शन 2 क्लॉज 47 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग होता है तो इट विल बी क्लासिफाइड एज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड नेसेसरी एक्शंस विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। और चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.